Hello guys, this is Evinder Singh and you are listening IS ज्ञान हिंदी ऑडियो वेब सर्वर. Today's topic हिंदी साहित्य का विकास. प्रस्तावना. हिंदी भाषा उद्भव और विकास. हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृतभाष भाषा और अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है. अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार करना भी आवश्यक है. सामान्यतः प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है. उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद रचना प्रारंभ हो गई थी. साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएं मिलती हैं वह दोहा रूप में ही हैं और उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख हैं. राष्ट्रित कवि और चारण नीति श्रृंगार, सौंदर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से अपनी साहित्य रुचि का परिचय दिया करते थे. यह रचना परंपरा आगे चलकर सौरसैनी, अपभ्रंश या प्राकृतभाष हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही. पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया. इस भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है, किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश में प्रारंभ हुआ. हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था. इन शब्द से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा का था. आज हिंदी भारत वर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है. राजस्थान और हरियाणा राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी सीमांत से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर तक अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम हिंदी कहते हैं. इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित हैं. सबका भाषा शास्त्रीय ढांचा एक जैसा है. प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित हैं. सबका भाषा शास्त्रीय ढांचा एक जैसा नहीं है. साहित्य में भी किसी एक ही बोली का ढांचे का सदा व्यवहार नहीं होता है. फिर भी हिंदी साहित्य की चर्चा करने वाली देसी विदेशी विद्वान इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवहृत भाषा या भाषाओं को हिंदी कहते हैं. वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का व्यवहार बड़े व्यापक अर्थों में होता है. जिस विशाल भूभाग को आज हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम निर्धारित करना कठिन है, परंतु इसके मुख्य भाग को पुराने जमाने से ही मध्य प्रदेश कहते रहते हैं. सुविधा के लिए इसे हिंदी प्रदेश कहना उचित प्रतीत होता है. लगभग एक सहस्त्र वर्षों से इस हिंदी प्रदेश में साहित्यिक प्रयत्नों के लिए एक प्रकार की केंद्रीय भाषा का व्यवहार देखा जा सकता है. देश काल में भेद से साहित्यिक भाषा के रूपों में भेद अवश्य रहा है, किंतु यह प्रयत्न भी बराबर बना रहा कि भाषा केंद्रीय भाषा के निकट रहे. यह परंपरा आज भी बनी हुई है. यद्यपि इस भाग में अनेक उपभाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है, किंतु समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें, सभा संगोष्ठियों के व्याख्यान आदि में केंद्रीय भाषा में ही किए जाते हैं. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश भाषा के साहित्य को हिंदी भाषा के पूर्ववर्ती रूप में ही ग्रहण किया है. पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको पुरानी हिंदी शब्द से भी व्याख्यात करते हैं. महापंडित राहुल ने भी अपभ्रंश की रचना को हिंदी माना है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश रचनाओं की गणना की है. अपभ्रंश के नागर उपनागर ब्राचंड नामक भेद करते हुए यह दिखाया गया है कि नागर अपभ्रंश गुजरात की भाषा, उपनागर पश्चिमी राजस्थान की और दक्षिणी पंजाब की भाषा रही होगी. ब्राचंड अपभ्रंश लाट और विदर्भ की भाषा क्षेत्र की भाषा कही गई है. हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश की चर्चा की है वह नागर अपभ्रंश है, जिसका आधार सौरसैनी प्रकृत है. ब्रजभाषा और खड़ी बोली का पूर्ववर्ती अपभ्रंश की तरह ही इस सौरसैनी तथा अर्धमगधी अपभ्रंश से विकास हुआ है. हिंदी साहित्य के विकास को हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं. पहला है आदिकाल 1000 ईसा से 1500 ईसा तक,
दूसरा मध्यकाल 1501 ईसा से 1800 ईसा तक। तीसरा है आधुनिक काल 1801 ईसा से अब तक। पहला आता है आदिकाल 1000 ईसा से 1500 ईसा तक। आदिकाल में रचित साहित्य की भाषा अभ्रंश भाषा के बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। किंतु काव्य के वर्ण, विषय तथा प्रवृत्तियों में परिवर्तन आने के साथ भाषा में भी परिवर्तन होता गया। भाषा में अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए, हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। 1500 ईसा तक आते आते हिंदी ने अपना रूप ग्रहण कर लिया था और अपभ्रंश के रूप में समाप्त होते गए। हिंदी संयोगात्मक भाषा ना होकर वियोगात्मक होती चली गई। व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक लिंग का प्रयोग समाप्त हो गया। तत्सम शब्दावली का प्रचुर हुआ तथा इस्लामी प्रभाव से अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्द भी स्थान पाने लगे और हिंदी भाषा के वर्ण विषय में पर्याप्त विस्तार हुआ। दूसरा है मध्यकाल 1501 ईसा से 1800 ईसा तक। इस काल की साहित्यिक भाषा प्रमुखता ब्रज और अवधी बन गई और व्याकरण तथा ध्वनि की दृष्टि से भी इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। ब्रज भाषा ने अपने स्वरूप भी ग्रहण कर लिया, अपभ्रंश के रूप में हिंदी से बहिष्कृत हो गए। उच्च वर्ग में फारसी का प्राधान्य होने से इस काल की भाषा पर फारसी, अरबी तथा तुर्की का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है। तीसरा है आधुनिक काल 1800 ईसा से अब तक। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल विराट परिवर्तन का काल है। गद्य साहित्य का विकास, वर्ण विषयों में परिवर्तन, पत्रकारिता, नाटक, रंगमंच, विभिन्न संचार माध्यम, चित्रपट साहित्य विधाओं का विस्तार, कामकाजी विषयों में खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग आदि अनेक परिवर्तन इस युग की देन है। आधुनिक काल में आज भी कुछ नई विधाएं स्थान पा रही हैं और भाषा पर भी अंग्रेजी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आधुनिक काल का साहित्य विद्या वैविध्य के कारण बहुआयामी होकर व्यापक परिवेश में फैलता जा रहा है। संक्षेप में हिंदी साहित्य के इस सहस्त्र वर्ष समग्र इतिहास को लिखते समय इसकी विविध धाराओं में प्रवेश कर उसका प्रभाव निर्धारित करना एक कठिन कार्य है, किंतु साहित्यिक तथा दार्शनिक विचारधाराओं, काव्यगत प्रवृत्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बीच से गुजरते हुए भाव और विचारों को केंद्र में रखकर प्रत्येक युग के प्रमुख साहित्यकारों के अवदान के आधार पर साहित्य के इतिहास को लिखा जा सकता है। सो गाइस, ये था हिंदी साहित्य की प्रस्तावना और आगे हम आदिकाल के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।